नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 चित्रकला का मॉडल पेपर 2 और 3 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 और ब्लूप्रिंट हमने पिछली क्लास में देखा था, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। आज धुआंधार मेहनत करिए ताकि आपको बोर्ड का परिणाम है वो अच्छा मिले। और चित्रकला का पेपर है वो 24 नंबर का रहने वाला है। पेपर हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, या पीडीएफ से पढ़ लेना। पेपर में जो खंड है वो एमसीक्यू प्रश्न सम्मिलित होगा और प्रत्येक एमसीक्यू प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला है, पाल कला भारत से निम्न में से जिस विदेश में फैली वह है। पाल कला है वो भारत से कौन से दूसरे देश में फैली थी? पाल कला भारत से श्रीलंका में भी फैली थी, नेपाल में फैली और बर्मा में फैली थी। इसमें आपके ऑप्शन द है वो सही होगा। इन सभी देशों में पाल कला भारत से फैली थी। आगे दूसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में है? महावीर का जो जन्म चित्र ग्रंथ है वो कल्पसूत्र ग्रंथ में। इसमें ऑप्शन स है वो सही होगा। प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों को ग्राम दिया था? प्रताप सिंह ने वो कलाकारों को गांव दिए थे। कितने कलाकारों को ग्राम दिए थे? प्रताप सिंह ने 50 कलाकारों को ग्राम दिया था। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, बाबर अपने साथ किन 2 चित्रकारों को भारत लाया था? बाबर अपने साथ है वो बीजद और शाह मुजफ्फर को अपने साथ भारत लेकर आया था। इसमें ऑप्शन द है वो सही होगा। आगे 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हमजानामा के चित्रण का कार्यकाल प्रारंभ हुआ? जो हुमायूं का शासनकाल था उसमें हमजानामा के चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 6वां प्रश्न है, वर्ली चित्र जिस क्षेत्र में बनाए जाते हैं वह वर्ली चित्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? वर्ली चित्र है वो महाराष्ट्र के थाने क्षेत्र में बनाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे 7वां प्रश्न है, कपड़े पर या ताड़ के पत्ते पर या कागज पर बनाए जाने वाले चित्र कौन से है? जो कपड़े पर या ताड़ के पत्ते पर या कागज पर बनाए जाते हैं उसमें वो आपके पटचित्र है। इसमें ऑप्शन द है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 7 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाले 3.5 नंबर के आपके एबीसीडी प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसमें रिक्त स्थान पहला है, मुगल शैली सूक्ष्म तकनीक आकृतियों के त्रिआयामी चित्रण से निर्मित खालिजगा चित्रण पर केंद्रित थी। जो मुगल शैली है वो यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित थी। पहले रिक्त स्थान में आपके उत्तर सही होगा यथार्थवादी। दूसरा रिक्त स्थान है, खालिजगा दरबार की चित्रशाला ने अंतर्गत चित्रित सबसे अधिक समझ लुभावनी योजनाओं में से एक था। जो पदशाह नामा चित्र दरबार की चित्रकला उसके अंतर्गत जो चित्र था वो सबसे अधिक समझ लुभावनी वाली योजनाओं में से एक था। इसमें सही उत्तर होगा पदशाह नामा। तीसरा रिक्त स्थान है, 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीयवाद और खालिजगा के बीच का तनाव तीव्र हो गया। 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वदेशी के बीच का जो तनाव था वो तीव्र हो गया था। इसमें उत्तर सही होगा स्वदेशी। चौथा रिक्त स्थान है, भारत में विभिन्न खालिजगा कलाएं जो गांव शहर रेगिस्तान पहाड़ तक फैली हुई। भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएं जो गांव शहर रेगिस्तान और पहाड़ तक फैली हुई। इसमें चौथे रिक्त स्थान में आपके आएगा पारंपरिक। 5वां रिक्त स्थान है, कला अवधि का खालिजगा किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया जाता है। जो कला अवधि का नामकरण है वो किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया जाता है। इस 5वें रिक्त स्थान में आएगा नामकरण। आगे 30वां प्रश्न है वो आपके अति लघुत्मक प्रश्न से संबंधित है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाला। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। इसमें पहला है, जहांगीर के समय के 3 महत्वपूर्ण चित्र कौन से थे? जो जहांगीर के शासनकाल में बने थे। जहांगीर के शासनकाल में बने 3 महत्वपूर्ण चित्र, जिसमें पहला है जहांगीर का सौपन, दूसरा है जेवरा और तीसरा है पक्षी विश्राम पर बाज। दूसरा प्रश्न है, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? अकबर का प्रिय चित्रकार ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी थे। तीसरा, अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का कौन सा वस्त्र है? दक्षिण भारतीय शैली का है। अहमदनगर जो चित्रकला शैली जो अहमदाबाद से संबंधित है उसमें स्त्रियों का ऐसा कौन सा वस्त्र है जो दक्षिण भारतीय शैली का है? अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का एक लंबा दुपट्टा जो शरीर के चारों ओर लिपटा और नीचे नितंब तक जाता वो दक्षिण भारतीय शैली का है। इसमें चौथा प्रश्न है, अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के कौन से वस्त्र है? उत्तर भारतीय है। अहमदनगर चित्र शैली में स्त्रियां चोली के साथ एक परिवर्तित उत्तर भारतीय पोशाक पहने हुए। परिवर्तित उत्तर भारतीय पोशाक है जो उत्तर भारत की है और एक लंबा दुपट्टा है वो दक्षिण भारतीय शैली का है। आगे 5वां प्रश्न है, स्त्री चित्रण की उत्तरी भारत की मुगल पूर्व परंपरा 16वीं सदी में भारत में कहां फल फूल रही थी? जो स्त्री चित्रण की उत्तर भारत की मुगल पूर्व परंपरा है वो 16वीं सदी में मालवा और अहमदनगर में अहमदाबाद में अहमदनगर चित्रकला शैली इन दोनों में फल फूल रही थी। 6वां प्रश्न है, फोटो यथार्थवाद यानी फोटो रियलिज्म तकनीक के उपयोग का कोई एक उदाहरण दीजिए। जो फोटो यथार्थवाद तकनीक है उसका उपयोग अतुल डोडिया ने बापू एट रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में किया था।
सातवां प्रश्न है पिठोरो चित्र है वो घर के किस स्थान पर बनाए जाते हैं। जो पिठोरो चित्र है वो घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। पिठोरो चित्र आपके अति महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है कि पिठोरो चित्र कहां पर बनाए जाते हैं। पिठोरो चित्र घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। आठवां प्रश्न है शास्त्रदान की अवधारणा किस समुदाय में प्रसिद्ध थी। जो शास्त्रदान की अवधारणा है वो जैन समुदाय में प्रसिद्ध थी। नौवां प्रश्न है जैन चित्रकला में वास्तुशिल्प के किन तत्वों का चित्रण किया गया है। जैन चित्रकला में सुल्तनत काल के गुंबदों और नुकीले मेहराबों का चित्रण किया गया है। 10वां प्रश्न है बारहमासा चित्रण से क्या अभिप्राय। बारहमासा में वर्ष भर के 12 मास में नायक नायिका की श्रृंगारिक वीर्य और मिलन की क्रियाओं का चित्रण किया जाता है। जो 12मासा होता है उसमें नायक और नायिका की जो श्रृंगारिक वीर्य और मिलन दोनों अवस्थाएं होती है उनका चित्रण किया जाता है। इस प्रकार आपके 10 अतिलघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक अतिलघुत्मक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहने वाले यानी 5 नंबर के अतिलघुत्मक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। वो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में समझते रहे। इसका उत्तर आपको 40 शब्दों में वो देना है। इसमें चौथा प्रश्न है शिलालेख साक्ष्यों के आधार पर बीकानेर चित्रकला शैली के बारे में बताइए। जो शिलालेख कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर आपको बीकानेर चित्र शैली का वर्णन करना है। शिलालेख साक्ष्यों के आधार पर 17वीं शताब्दी में मुगल चित्रशाला से बीकानेर में मुख्य कलाकार आए और वहां काम किया। करण सिंह ने उस्ताद अली रजा को नियुक्त किया जो कि दिल्ली का एक प्रमुख कलाकार था। उसका प्रारंभिक कार्य बीकानेर शैली की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है जिसे 1650 के लगभग का काल माना जाता है। इसमें मुगल लालित्य और शांत रंग पट्टिका का प्रयोग हुआ है। जो बीकानेर चित्रकला शैली उसमें मुख्य रूप से योगदान उस्ताद अली रजा का है जो करण सिंह के शासनकाल में आए थे। आगे 5वां प्रश्न है पर्ण कुटीर क्या है। इसका चित्रण किस चित्र में किया गया। पर्ण कुटीर साधारण से दिखने वाली झोपड़ी जिसे पर्ण कुटीर कहा गया। साधारण सामग्री से बनाई गई जैसे मिट्टी लकड़ी और हरी पत्तियां। इसे जंगल में पहाड़ की तलहटी में पेड़ों के झुरमुट से घिरे हुए ग्रामीण दृश्य में स्थापित किए गए जहां पर रामायण का घटनाक्रम चला। पर्ण कुटीर का चित्रण है वो गुमान के चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन नामक चित्रण में किया गया। जो पर्ण कुटीर है उसका चित्रण जो गुमान चित्रकार ने चित्रकूट में राम और उसके परिवार का मिलन नामक चित्र बनाया था उसमें चित्रण हुआ। और पर्ण कुटीर का अर्थ होता है साधारण से दिखने वाली झोपड़ी जो मिट्टी लकड़ी और हरी पत्तियों से बनी हुई होती है। छठा प्रश्न है द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी चित्र की विशेषताएं बताइए। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी चित्र की आधारभूत रचना है वो लकड़ी पर की गई है और सिंहासन के ऊपर दक्षिण के वनस्पतियों के पत्ते और गहरे नीले आकाश का चित्रण है। तीसरा है सिंहासन पर चित्रित पौधे गुजराती पांडुलिपि के सुसज्जित हाशियों की याद दिलाते हैं। आगे 7वां प्रश्न है बीजापुर शैली के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो बीजापुर शैली का एक प्रमुख चित्र है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। प्रस्तुत चित्र में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह सिंहासन पर विराजमान है और उसके हाथ में तलवार उसके राजनीतिक आधिपत्य का प्रतीक है। उसके चारों ओर एक आभा मंडल भी दिखाई देता है जो देवत्व का द्योतक है। चित्र के ऊपरी भाग में फारसी अभिलेख भी है। आगे 8वां प्रश्न है बंगाल शैली के प्रसार पर प्रकाश डालिए। बंगाल शैली का किस प्रकार प्रसार हुआ या बंगाल शैली किस प्रकार फैली। बंगाल शैली सन 1895 ईस्वी से 1920 के मध्य बंगाल में पनपी और शांति निकेतन एवं गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कलकत्ता के कला विद्यार्थियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में फैल गई। इसके प्रचार प्रसार में अवनींद्र नाथ टैगोर, ईवी हवेल, नंदलाल बोस, जितेंद्र नाथ मजूमदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, आनंद कुमार स्वामी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो बंगाल शैली है और शांति निकेतन और गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता के कला विद्यार्थियों के माध्यम से मुख्य रूप से फैली। इसमें मुख्य योगदान अवनींद्र नाथ टैगोर, ईबी हवेल, नंदलाल बोस, जितेंद्र नाथ मजूमदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, जैमिनी राय और आनंद कुमार स्वामी का है। आगे 9वां प्रश्न है राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र का सटीक विवरण दीजिए। जो राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाया था समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम इसका आपको सटीक विवरण देना है। यह चित्र वाल्मीकि रामायण के कथा के एक अंक को दर्शाता है। यह चित्र तेल रंगों और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग कर बनाए गए। इस चित्र में लंका पर आक्रमण करने को आतुर राम अपने धनुष बाण से समुद्र को सुखाने की तैयारी में है और चित्र की पृष्ठभूमि में समुद्र देवता प्रकट होकर राम से समय याचना करते हुए दिखाई दे रहे। जब राम समुद्र सुखाने के लिए धनुष बाण लेकर खड़े थे उस वक्त का चित्र बनाए गए। ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था जो वाल्मीकि रामायण की कथा का एक अंक को दर्शाता है। इसमें तेल रंगों का प्रयोग हुआ है। आगे 10वां प्रश्न है भारत के बड़े नगरों में 19वीं सदी में खोले गए कला विद्यालयों में किस प्रकार की कलाओं को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति थी। जो भारत के बड़े नगर यानी बड़े शहर थे उसमें 19वीं सदी में जो कला विद्यालय खोले गए थे उसमें किस प्रकार कला को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति थी। इन कला विद्यालयों में अकादमिक और प्रकृतिवादी कला को बढ़ावा दिया गया जिसने विक्टोरियन प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया। यहाँ तक कि भारतीय शिल्प को जो भी समर्थन मिला हुआ है यूरोपीय अभिरुचि और इसके बाजार द्वारा की गई मांगों के आधार पर था। इसमें जो अकादमिक और प्रकृतिवादी कला उसको बढ़ावा दिया गया और विक्टोरियन प्रवृत्ति उसको भी प्रतिबिंबित किया गया।
आगे 11 प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य और अंत तक भारत के प्रमुख शहरों में कला विद्यालय क्यों स्थापित की गई? 19वीं सदी के मध्य और उत्तरार्ध में भारत के प्रमुख शहर जैसे लाहौर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कला विद्यालय स्थापित किए गए क्योंकि अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों के पास ललित कलाओं के सर्जन और आस्वादन के लिए प्रशिक्षण और इंद्रिय संवेदना नहीं है। आगे आपके जो खंड से है उसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको 150 शब्द यानी 10 से 15 लाइन में देना है। या तो हम पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें 12 प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्र निर्माण शैली पर प्रकाश डालिए। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्र शैली किस प्रकार थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर उन पहले भारतीय चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने अपने विचारों को चित्रित करने के लिए घन चित्रण शैली और वाक्य रचना का उपयोग किया था। उन्होंने क्यूबिज्म की औपचारिक ज्यामिति को मोहक रूप रेखा प्रदान की जो मानव के रूप की छाया या रूपरेखा थी। उन्होंने ज्यामितीय शैली का उपयोग करते हुए कई चित्र बनाए जिनमें भवन के अंदरूनी भाग को ज्यामितीय शैली से बनाए गए। उन्होंने अपने चित्र रात्रि में शहर में काल्पनिक शहर द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक निवास या सवरणपुरी की रहस्यमय दुनिया को कई दृष्टिकोणों, बहुआयामी आकृतियों और क्यूबिज्म के खुरदरे किनारों को प्रयुक्त करके दर्शाया गया है। साथ ही शहर और पर्वत के चित्रांकन में हीरे के समान चमकदार प्रकाश और प्रिज्म में रंगों का परस्पर समायोजन है। इसके अलावा उनकी कैरिकेचर यानी कार्टून बनाने में गहरी रुचि थी। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने मुख्य रूप से अपने विचारों का चित्रण करने के लिए घन चित्रण और वाक्य रचना का प्रयोग किया था। जो क्यूबिज्म एक पहले औपचारिक ज्यामिति थी उसको मनमोहक रूप भी प्रदान किया और उन्होंने भवन के अंदरूनी भाग को ज्यामितीय शैली से बनाया और रात्रि में शहर में एक काल्पनिक शहर द्वारिका या सवरणपुरी की रहस्यमय दुनिया को भी प्रकट किया। इसमें रंगों का परस्पर जो समायोजन है वो भी एक मनमोहक है और इसके अलावा उनकी शैली है वो कैरिकेचर यानी कार्टून बनाने में गहरी रुचि थी। इसके तो हम आपके अब्दुल रहमान चुगताई के चित्र राधिका की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। जो अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका नामक चित्र बनाया था उसकी आपको संक्षिप्त व्याख्या करनी है। अब्दुल रहमान चुगताई के चित्र राधिका की संक्षिप्त व्याख्या। अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका चित्र को वॉश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर बनाया। इस चित्र में दीपक का प्रकाश चारों ओर गतिमान हो रहा है और राधिका जलते हुए दीपक से दूर जा रही है। इसमें नायिका राधा लज्जा के भाव लिए श्री कृष्ण से मिलने जा रही है। चित्र में राधा को सहज रूप में सुंदर भाव भंगिमा से युक्त चित्रित किया गया है। राधा की रूप आकृति को स्वाभाविक तथा बहुत ही कोमल दर्शाया गया है। हाथों पैरों की मुद्रा में लचीलापन दिखाया गया है। जहाँ एक और लज्जा के भाव है वहीं दूसरी ओर कृष्ण से मिलन की भावनाओं से प्रसन्न होकर राधा के मुखमंडल पर हल्की मधुर मुस्कान भी दिखाई गई है। इस चित्र में पृष्ठभूमि की रोशनी और छाया प्रकाश का जो सरलीकरण किया गया उसका संयोजन इस चित्र को सुंदर बनाता है। राधा को इस चित्र में इतना मनमोहक चित्रित किया गया जैसे संगीतात्मक कविता की पंक्ति हो, यानी कि इसमें जो टेम्परा तकनीक है उसका प्रयोग किया गया है। इस चित्र में दीपक का प्रकाश चारों ओर गतिमान है लेकिन राधा उसे दूर जाने का प्रयास कर रही है। राधा के मुख पर हल्की मुस्कान है जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है या श्री कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है। आगे 13 प्रश्न है, मदर टेरेसा चित्र किसकी कृति है? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। जो मदर टेरेसा चित्र है वो किसने बनाया और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? मदर टेरेसा चित्र M.F. हुसैन की कृति है और इस चित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। M.F. हुसैन का मदर टेरेसा का एक संत जैसी छवि का चित्र है जो 1980 के दशक का है। M. हुसैन ने जो मदर टेरेसा का चित्र बनाया उसमें संत जैसी छवि दिखाई देती है। दूसरा, इस चित्र में मुख्य मां की छवि अनेक बार दिखाई देती है। प्रत्येक बार वह अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़े हुए है। यहाँ हाथों के चित्रण पर अधिक ध्यान दिया गया है। चित्र के बीच की आकृति बैठी हुई मां की है और उसकी गोद में एक युवक क्षैतिज रूप में लेटे हुए है। ये यूरोपीय कला की चित्रकार की जानकारी दर्शाता है। इसके साथ ही सपाट आकार के दृश्य का उपयोग आधुनिकता को भी दर्शाता है। इस चित्र में आकृतियां कागज के कोलाज में जुड़े टुकड़ों जैसी दिखाई देती है। इसके 30वें दशक में एक महिला आकृति घुटने टेके हुए बैठी दिखाई गई जो यह संकेत देती है कि यह भारत में ईसाइयों की सेवा शुश्रूषा और उपचार के बारे में एक कहानी है। कलाकारों ने संकेतों के माध्यम से कहानी का सार समझाने का प्रयास किया। इसमें मुख्य रूप से जो संकेत है वो प्रदान है। संकेतों के माध्यम से पूरी कहानी समझाने का प्रयास किए गए। चित्रों में संकेत किए गए हैं। इस कहतों में एक अद्वितीय भारतीय अमूर्त कला बनाने की दिशा में बोरेन डी, जी.आर. संतोष और कैसियस पणिकर के कला योगदान को स्पष्ट कीजिए। इन तीनों चित्रकारों का क्या योगदान है? बोरेन डी, जी.आर. संतोष और कैसियस पणिकर। इसमें आपके उत्तर होगा 1960 के दशक में दिल्ली में बोरेन डी और जी.आर. संतोष और मद्रास के कैसियस पाणिकर अपने चित्रों में एक भारतीय पहचान स्थापित करने के लिए अतीत और स्थानीय परंपराओं की ओर अग्रसर हुए ताकि एक अद्वितीय भारतीय अमूर्तन शैली बन पाए। इसे नवतांत्रिक कला कहा गया क्योंकि इसमें योग और ध्यान तंत्रों की तरह ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया। इस शैली को भारतीय अमूर्तन के रूप में भी देखा गया। इसमें बोरेन डी का योगदान है। बोरेन डी ने रंगों और पैटर्निंग के मनोहारी प्रयोगों को जन्म दिया। जी.आर. संतोष
ने नर और मादा के लौकिक क्षयों का चित्रण किया जो हमें तांत्रिक दर्शन के पुरुष और प्रकृति की याद दिलाता है। कैशियस पणिकर का योगदान। कैशियस पणिकर ने अपने क्षेत्र में प्रचलित आरेखों, लिपियों और चित्रलेखों का उपयोग किया और उनसे अपनी शैली विकसित की जो कि आधुनिक विशिष्ट रूप से भारतीय दोनों थी, जो आधुनिक थी और विशिष्ट रूप से भारतीय भी थी। इन दोनों का समझना इस प्रकार भारतीय चित्रकला शैली में बोरेंडी, जी.आर. संतोष और कैशियस पणिकर का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे जो खंड द है इसमें आपके निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर आपको 250 शब्द यानी 20 से 25 लाइन में देना। ये भी 2 नंबर का रहने वाला है। आपके एटम दिए गए दोनों में से कोई एक करना है। इसमें 14 प्रश्न है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के उद्भव, विकास और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी किशनगढ़ चित्र शैली का निर्माण किस प्रकार हुआ, धीरे धीरे उसका विकास किस प्रकार और उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। किशनगढ़ चित्र शैली का उद्भव और विकास, किशनगढ़ चित्रकला शैली किस प्रकार बनी और धीरे धीरे उसका विकास किस प्रकार हुआ। महाराजा रूप सिंह द्वारा किशनगढ़ चित्रकला शैली का विकास। महाराजा रूप सिंह 1643 से 1658 ईस्वी के शासनकाल ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के अनेक चित्रों का निर्माण कराया। महाराजा मान सिंह द्वारा किशनगढ़ शैली का विकास। महाराजा मान सिंह ने वैष्णव भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण कराया। महाराजा राज सिंह और अन्य शासकों द्वारा किशनगढ़ शैली का विकास। महाराजा राज सिंह ने चित्रणकारी का अधिकाधिक विकास किया। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार सूर्य ध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया। इस काल में लंबी मानवाकृति, गहरे रंग का अत्यधिक प्रयोग और मनोरम दृश्यों का चित्रण हुआ है। महाराजा सावंत सिंह द्वारा किशनगढ़ शैली का विकास। महाराजा सावंत सिंह की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। इनके कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इस प्रकार जो किशनगढ़ चित्रकला शैली उसका उद्भव और विकास हुआ। आगे किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं। किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें पहला है नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य के अंतर्गत लंबी मानवाकृति, गोर वर्ण, पतला लंबा चेहरा, ऊंचा और ढलवा ललाट, सुगठित नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक, लंबा छरारा बदन, हल्के गुलाबी रंग की आंखें, धनुषाकार भौहें, अंबाला के लट कान के पास झूलती हुई लंबी पतली बाहें, झुकी पलकें, लंबे केश आदि का चित्रण किया गया है। और किशनगढ़ चित्रकला शैली की दूसरी विशेषता है पुरुष आकृतियां। छरारा बदन, समूंत ललाट, लंबी नाक, पतले अधर, विशाल नेत्र, नुकीली चिबुक, लंबी भुजाएं, उन्नत कंधों से युक्त है। तीसरा है प्रकृति चित्रण। झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों और विभिन्न पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का विषय राधा कृष्ण की लीलाओं का मुख्य रूप से चित्रांकन हुआ। गीत गोविंद, भागवत पुराण, रसिक पुरिया और नागर समुच्चय आदि का भी चित्रांकन हुआ। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली इसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण की जो लीला है उनका चित्रांकन हुआ है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के रंग। किशनगढ़ कलाकारों ने सुस्पष्ट रंगों द्वारा मनोरम दृश्यों को उजागर किया। इस शैली में प्रचुरता से गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा में राजस्थानी चित्रकला शैली के निम्नलिखित चित्रों का वर्णन कीजिए। इसमें पहला है बनी ठनी और दूसरा कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए। जो राजस्थानी चित्रकला शैली के 2 चित्र है, इसमें पहला बनी ठनी, दूसरा जो राम सिंह प्रथम मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए देख गए। इन दोनों चित्रों का आपको वर्णन करना है। पहला है बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह साहित्य और कला के संरक्षक थे। मोर ध्वज निहाल चंद उनके आश्रित चित्रकार थे। निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र को अत्यंत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। सावंत सिंह एक युवा गायिका के प्रेम में दीवाने थे जिसे उन्होंने बनी ठनी का नाम दिया। बनी ठनी सावंत सिंह की कविता की प्रेरणा स्रोत थी, जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर कविता लिखी। उन्होंने एक कविता बिहारी जसचंद्रिका में बनी ठनी के बारे में लिखी जो निहाल चंद के चित्र बनी ठनी का आधार बनी। किशनगढ़ चित्र शैली में बनी ठनी के इस अप्रतिम सौंदर्य को राधा का प्रतीक मानकर राधा कृष्ण के चित्रों की रचना हुई। जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की गायिका थी और सावंत सिंह उसके प्रेम में दीवान थे। उन्होंने उस पर एक कविता लिखी। इसी कविता को आधार मानते हुए मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। बनी ठनी चित्र को निम्न प्रकार वर्णित किया गया है। बनी ठनी के बाएं हाथ में डंठल युक्त कमल की 2 कलियां और दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से वह अपनी ओढ़नी को थामे हुए घूंघट कर रही है। पृष्ठभूमि गहरे हरे रंग में सपाट है और चित्र में सभी रंगों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए गए। तीसरा राधा के रूप में बनी ठनी चित्र में राधा का अतिरंजित चेहरा, उसकी घुमावदार आंखों, भौहों के अतिरंजित मेहराब, तीक्ष्ण नाक, गालों पर सर्पित लहरदार केश, पतले होठ और स्पष्ट ठोड़ी अद्वितीय है। मोतियों से वंदनवार की तरह सजी गर्दन, कानों में झुमके और हाथों में सुंदर चूड़ियां दिखाई दे रही है। इसके बाद दूसरा चित्र है। इसमें कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए। इस चित्र में कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम को शेर का शिकार करते हुए दिखाए गए। चित्र में अलग अलग स्थान पर हिरण, शेर, जंगली भैंसा, मोर, बारहसिंगा आदि की आकृतियां बनी हुई है। राम सिंह राजा के साथ अन्य सैनिक आकृतियां दिखाई देती है। चित्र में हरियाली युक्त जंगल का पूरा परिदृश्य बनाया गया है। शेर एक पेड़ पर चढ़ता है और शिकार करते हुए देखा जा रहा है। एक अन्य शेर को दाड़ते हुए दिखाया गया है। पुरुष आकृतियों के सिर पर पगड़ी, लंबा जामा और पाजामा पहनाया गया है। चित्र में महल भी दिखाए गए। पुरुषों के चेहरे गलमुच्छों से युक्त बने और आकृतियों सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने चित्रित किया गया है।
इसके बाद 15 प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय देते हुए सामान्य विशेषता बताइए। जो पहाड़ी चित्रकला शैली उसका परिचय देते हुए उसकी जो सामान्य विशेषता उसका वर्णन करना है। इसके बाद कांगड़ा शैली प्रमुख चित्र कर्षण के कार्यों को पुनः स्मरण करना का वर्णन कीजिए। जो कांगड़ा शैली में एक चित्र बना था कर्षण के कार्यों को पुनः स्मरण करना, इसका वर्णन भी करना है। इसमें पहला है पहाड़ी चित्रकला शैली का परिचय। पर्वतीय क्षेत्र में विकसित चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। ऐसी चित्रकला जो पर्वतीय क्षेत्र में विकसित होती है उसे पहाड़ी चित्रकला शैली कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला शैली में पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में बसे बसोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और अन्य शहर शामिल है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक चित्रकला के केंद्र के रूप में उभरे। बसोली से प्रारंभ हुई अपरिष्कृत अति जलंकृत शैली गुलेरी आरंभिक कांगड़ा चरण से गुजरते हुए भारतीय चित्रों की सबसे उत्कृष्ट और परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में विकसित हुई। उपरोक्त उल्लेखित सभी केंद्रों में सटीक विशेषताओं के साथ प्रकृति, स्थापत्य, आकृति के प्रकार, चेहरों की विशेषताएं, वेशभूषा, विशिष्ट रंग की प्राथमिकता और ऐसी अनेक विशेषताएं प्रदर्शित की गई है। पहाड़ी चित्रकला शैली की सामान्य विशेषता, इसमें पहली विशेषता चित्रों का संयोजन, भावात्मकता, सुंदरता, कोमलता और सरसता। पहाड़ी चित्रकला शैली चित्रों का संयोजन तथा उनकी भावात्मकता, सुंदरता, कोमलता और सरसता मंत्र मुग्ध कर देते हैं। काव्यात्मक लय व रूपगत सौंदर्य चित्रों में अनुभव प्रभाव भर देते हैं। चमकदार रंग, आकृतियों की लावण्य, गोलाई और शारीरिक गठनशीलता पहाड़ी शैली को उत्कृष्ट स्तर तक ले जाती है। दूसरा हास्य, कुछ चित्रों के चारों तरफ लाल, पीले और धूसर रंग के सुसज्जित हास्य भी चित्रित किए गए। तीसरा है रंग योजना। पहाड़ी चित्रों में चटक रंग और विरोधी रंग विन्यास विशेष आग्रह के साथ प्रयोग में लाए गए। चटक और विशुद्ध रंग योजना के साथ सवर्ण रजत रंगत का प्रयोग भी अलंकरण चित्रों में किया गया है। चौथी विशेषता पहाड़ी चित्रकला शैली की प्रकृति चित्रण। पहाड़ी चित्रों में प्रकृतिवाद था जिसने पहाड़ी कलाकारों की संवेदनाओं को आकर्षित किया। इन चित्रों में प्राकृतिक वातावरण को सौंदर्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। पहाड़ी चित्रकला शैली की 5 विशेषता है भवन निर्माण। पहाड़ी चित्रों में भवनों का अंकन बहुत भव्य तथा कला पूर्ण हुआ है। छठा है परिधान। पहाड़ी चित्रों में पुरुष को मुगलिया प्रभाव वाला घेरदार जामा तथा पीछे झुकी पगड़ी पहने चित्रित किए गए। छवियों को सुतन चोली में तथा पारदर्शी दुपट्टा ओढ़े दिखाए गए। ये पहाड़ी चित्रकला शैली की प्रमुख 6 विशेषताएं है। इसके अलावा मैं कर्षण के कार्यों को पुनः स्मरण करना इस चित्र की विशेषता। ये चित्र है वो रास पंचाध्यायी का है। इसका चित्रण है वो रास पंचाध्यायी ने किया जो भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है। इसमें गोपियों की कर्षण के प्रति प्रेम की हृदय स्पर्शी झलक है। जब कर्षण अचानक उनके मध्य से गायब होते हैं तो गोपियों के दर्द की पराकाष्ठा दिखाई देती है। इसमें पराकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा, यानी गोपियों का दर्द है वो अपनी चरम सीमा पर है। श्री कृष्ण की स्मृतियों में तल्लीन गोपियां उनकी विभिन्न लीलाओं और उनके साहसिक कार्यों को याद करती है। गोपियां अपने अलग अलग पात्रों को चुनकर विभिन्न भूमिकाएं निभाती हुई कृष्ण की दैवीय लीलाओं को अनुकरण करती है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पूतना की हत्या का दृश्य। सबसे बाईं ओर के मध्य में एक गोपी कृष्ण के रूप में आगे झुकते हुए, एक अन्य गोपी जो पूतना की भूमिका निभा रही है वक्ष को चूस रही है और वह पूतना यह दर्शा रही कि जैसे कि मर रही है और उसकी सांसें उखड़ रही है। एक अन्य गोपी यशोदा का अभिनय करे हुए अन्य गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा पूतना को मारने के बाद बुरी नजर को दूर रखने की भाव भंगिमा में अपना वस्त्र रखती है। इसमें दूसरा चित्र है माता यशोदा द्वारा कृष्ण को ओखली से बांधा। दाईं ओर के समय एक गोपी उखल की भूमिका निभा रही है जिससे युवा कृष्ण की भूमिका निभा रही है। एक अन्य गोपी को कपड़े की पट्टी से बांधा दिखाए गए। कृष्ण की माता अपने हाथों में छड़ी पकड़े खड़ी और कृष्ण को डांट रही है। इसमें तीसरा चित्र है गोवर्धन पर्वत को उठाने के दृश्य का साहसिक चित्रण। अगले दृश्य में एक गोपी अपनी ओढ़नी को गोवर्धन पर्वत की तरह उठा रही है जबकि अन्य 2 गोपियां उस ओढ़नी रूपी पर्वत के नीचे संरक्षण ले रही है। चौथा दृश्य तल में सबसे बाईं ओर एक गोपी कृष्ण का अभिनय करती हुई बांसुरी बजा रही है। इस पर कुछ गोपियां गाना गा रही है और कुछ गोपियां नृत्य करती हुई कृष्ण की ओर खींचते जा रही है। एक गोपी को उसकी नाराज सांस पुनः खींचने और पकड़ने की कोशिश कर रही है। अंतिम दृश्य, इस दृश्य में गोपी एक नीले रंग के कपड़े को जमीन पर फेंकती है जो कालिया नाग का रूप ले लेता है जिस पर कृष्ण की तरह नृत्य करती है। अन्य 2 गोपियां उसे देखकर अपने आश्चर्यों के हाथों से इशारे से व्यक्त कर रही है। ये 5 है वो श्री कृष्ण के कार्यों को पुनः स्मरण करना चित्र के प्रमुख चित्र थे। इस प्रकार आपके पहले मॉडल पेपर में है वो 15 प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर आपके 24 नंबर का रहने वाला है। आगे आपके 30 मॉडल पेपर है। इसी में अभी आपको 3.25 घंटे हल करने को मिलेंगे और 24 नंबर का रहने वाला है। यहाँ आपके सामान्य निर्देश यह पढ़ लेना। इसमें पहला प्रश्न है जब किसी चित्र में महाकाव्यों के काव्य छंदों का चित्रण किया जाता है और चित्रपट के शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थान में लिखा जाता है उस चित्र को क्या कहा जाता है। जिस चित्र में कोई महाकाव्य उसके छंदों का चित्रण किया जाता है और चित्रपट का जो शीर्ष होता है उस पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयताकार स्थान में लिखा जाता है उसे पांडुलिपि चित्र कहा जाता है। इसमें आपके उत्तर सही है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली का प्रमुख केंद्र
कौन था? जो पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली उसका प्रमुख के अंदर गुजरात था, इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। छठा, कौन सी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य? जो किशनगढ़ शैली है उसकी प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य, इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रों में झलक मिलती है। जो मुगल शैली उसमें फारसी कला की भी झलक मिलती है, यूरोपीय कला की झलक मिलती है और स्वदेशी कला यानी भारतीय कला की भी झलक मिलती है, इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, बाबर के समय का कौन सा चित्रकार है वो के सजा की प्रस्तुति में श्रेष्ठ था? जो बाबर के शासनकाल में शाह मुजफ्फर चित्रकार था वो के सजा की प्रस्तुति में श्रेष्ठ था, इसमें ऑप्शन स है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, पिठेरो चित्र जिस समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं वह पिठोरो चित्र है वो राठ व भील समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। और पिठोरो चित्र है वो घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं। आगे सातवां प्रश्न है, पिठोरो चित्र किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? जो पिठोरो चित्र है वो गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में बनाया जाता है, इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान से संबंधित रहने वाला प्रत्येक रिक्त स्थान है वो आधे नंबर का होगा। इसमें भारत के सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों के विकास को नई चित्रकला शैलियों को आपसी खालजगा के संदर्भ में देखा जा सकता है। जो भारत के सुप्रसिद्ध मुगल चित्रों का विकास है उसको कई शैलियों का आपसी आदान प्रदान के संदर्भ में देखा जा सकता है, इसमें सही उत्तर होगा आदान प्रदान। आगे दूसरे, मूल भारतीय व मुगल चित्रकला शैलियां एक साथ खालजगा थी। मूल भारतीय और मुगल चित्रकला शैलियां एक साथ विद्यमान थी, इसमें उत्तर होगा विद्यमान। तीसरा रिक्त स्थान है, आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में भारत में तब आया जब वह अंग्रेजों का था। आधुनिकतावाद भारत में एक कला आंदोलन के रूप में तब आया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, इस रिक्त स्थान में आएगा गुलाम। चौथा रिक्त स्थान है, प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से श्रेष्ठ खालजगा का निर्माण किया। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से कलाकृतियों का निर्माण किया है। पांचवा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद खालजगा उद्योग का पुनरुद्धार हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट उद्योग है उसका पुनरुद्धार हुआ, इसमें सही उत्तर होगा हस्तकला। इस प्रकार आपके 5 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। आगे तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्मक प्रश्न है, इसमें भी ये भी आधे आधे नंबर के 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें पहला, औरंगजेब के समय दरबारी चित्रकारों की स्थिति कैसी थी? औरंगजेब के समय दरबारी चित्रकार इधर उधर की रियासतों में शरण लेने चले गए या फिर अन्य कार्य करने लगे। दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब की कला के प्रति संवेदनहीनता कैसे स्पष्ट होती है? यानी हम कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब कला के प्रति संवेदनहीन था? औरंगजेब ने अपने पुरखों के बनवाए भित्ति चित्रों पर है वो सफेदी पुतवा दी थी। जो पुरखों ने यानी उस औरंगजेब के पूर्वजों ने चित्र बनाए थे, भित्ति चित्र बनाए थे, उस पर सफेदी करवा दी थी। तीसरा, अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के केश किस रूप में चित्रित किए गए? अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के केश राशि को एक जुड़े के रूप में समेट कर दिखाया गया है। चौथा प्रश्न है, पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित पांडुलिपि किसको समर्पित है? जो पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी उसमें जो संग्रहित पांडुलिपि है वो इब्राहिम आदिल को समर्पित है, इसमें सही उत्तर होगा इब्राहिम आदिल। पांचवा प्रश्न है, अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का केश विन्यास किन चित्रों से समांतर रखता है? जो अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का केश विन्यास है वो किन चित्रों से समांतर रखता है? ये जो लेपाक्षी के भित्ति चित्र है, इन चित्रों से अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का केश विन्यास समानता रखता है। छठा, नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित अधिकांश शुरुआती भारतीय कलाकार कहां से है? जो नवीन प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी पर आधारित शुरुआती भारतीय कलाकार है वो बड़े शहरों से आए थे। सातवां प्रश्न है, गौड़ समुदाय के लोगों की चित्रकला वर्तमान में किस में रूपांतरित हुई? जो गौड़ समुदाय के लोगों की चित्रकला वर्तमान में जानवरों, मनुष्य और पेड़ पौधों के रंगीन प्रदर्शनों में रूपांतरित हुई है। आठवां प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में चित्रकला के किन तत्वों का उल्लेख किया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो तृतीय खंड है उसमें मानव आकृति के त्रिभागों की संरचना, तकनीक, उपकरण, सामग्री, सतह, दीवार, धारणा और परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया है। नौवां प्रश्न है, पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली के कौन से भाग जैन चित्रकला के नाम से जाने जाते हैं? जो पश्चिम भारतीय चित्रकला शैली के गुजरात और राम का दक्षिणी भाग और मध्य भारत है वो जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान का दक्षिण भाग है वो भी जैन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। यहाँ राम मिसप्रिंट है, राम की जगह होगा राजस्थान का दक्षिणी भाग। 10वां प्रश्न है, कांगड़ा शैली में सबसे परिपक्व चित्र कहाँ चित्रित किए गए? जो कांगड़ा शैली में सबसे परिपक्व चित्र नादौन में चित्रित किए गए। इस प्रकार आपके 10 है वो अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, आधे आधे नंबर के रहने वाले। आगे खंड 2 है उसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो पौन नंबर का रहने वाला है, यानी 3/4 का रहने वाला है। इसमें 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, यानी 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। इसमें चौथा प्रश्न है, महाराजा सावंत सिंह यानी नागरीदास का समय किशनगढ़ कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वर्णन कीजिए। यानी महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में किशनगढ़ शैली महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई, कैसे आपको इसका वर्णन करना है। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह नागरीदास की कला, संगीत और साहित्य में विशेष रुचि थी। उनके
कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ शैली को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इस समय किशनगढ़ शैली में असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। सावंत सिंह के आश्रित चित्रकार निहाल चंद ने सावंत सिंह की कविताओं पर चित्र संयोजित किए जो मुख्यतः दिव्य युगल राधा कृष्ण पर बने थे। पांचवा प्रश्न है ढोला मारू में ढोला और मारू की कहानी क्या है। जो ढोला मारू चित्र है उसमें ढोला और मारू की कहानी क्या है। ढोला मारू में ढोला नामक राजकुमार और राजकुमारी मारू की कहानी है जिन्हें एक साथ होने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। संघर्ष और क्लेश, बुरे संबंधी, युद्ध, दुखद घटनाएं आदि कहानी का आधार है। या ऊंट पर बैठकर भागकर जाते हुए दोनों को चित्रित किया गया। जो ढोला मारू का चित्र है उसमें दोनों को ऊंट पर बैठकर भागते हुए चित्रित किया गया है। छठा प्रश्न है नुजुम अल उलूम से आप क्या समझते हैं। नुजुम अल उलूम के लघु चित्रों में किस किस का चित्रण हुआ है। 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्रों का एक सुस्पष्ट विश्वकोश है जिसे 1517 के नुजुम अल उलूम के रूप में माना जाता है। जो 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्र है उसका एक विश्वकोश है, इसे नुजुम अल उलूम माना जाता है। इसमें 876 लघु चित्र है। नुजुम अल उलूम के लघु चित्रों में कई चित्र शस्त्रों और बर्तनों को प्रदर्शित करते हैं जबकि अन्य चित्र खगोल विद्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ का मुख्य विषय खगोल विद्या है। जो नुजुम अल उलूम का प्रमुख विषय वो खगोल विद्या है। आगे 7वां प्रश्न है संयोजित घोड़ा यानी कंपोजिट हॉर्स से आप क्या समझते हैं। समग्र घोड़ा चित्र में कई आकृति और कलात्मक तत्वों का रोचक मिश्रण हुआ है। इसमें मानव और पशु पक्षियों की आकृति एक साथ एक तरह से चित्रित किया गया है कि यह असाधारण संयोजन बन गया है। अलंकृत पृष्ठभूमि पर सरपट दौड़ते हुए घोड़े का अद्भुत चित्रण है। आगे 8वां प्रश्न है बंगाल चित्रकला शैली के उद्भव हेतु कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी रही। जो बंगाल चित्रकला शैली उसके उद्भव हेतु कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रही है या किन कारण बंगाल चित्रकला शैली का उद्भव हुआ। बंगाल चित्रकला शैली का उद्भव बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। यानी बंगाल चित्रकला शैली के उद्भव महत्वपूर्ण योगदान जो बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम अपने देश के प्रति प्रेम है उसका है। कलकत्ता सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। इस समय अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों ने कला की जनजागृति कार्य किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के साहसिक क्रांतिकारी विचार और ईबी हेवेल के भारतीय कला के प्रति उदार दृष्टिकोण ने बंगाल शैली का सूत्रपात किया। 9वां प्रश्न है किन तत्वों के सहयोग से कंपनी शैली विकसित हुई। यानी किन तत्वों के सहयोग जो कंपनी शैली है वो विकसित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली में यथार्थवादी चित्रण किया जो यूरोपीय शैली का एक गुण है। इस प्रकार भारतीय और यूरोपीय कला के मिश्रण से कंपनी शैली विकसित हुई। जो भारतीय और यूरोपीय कला दोनों के मिश्रण से कंपनी शैली विकसित हुई। ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। आगे 10वां प्रश्न है भारतीय आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं। भारत में आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में आया जब 1930 के दशक में गगनेंद्रनाथ, अमर्ता शेरगिल और जेमिनी रॉय ने कला क्षेत्र में प्रवेश किया। इन आधुनिक कलाकारों ने स्वयं को आधुनिक कला के अग्रगामी के रूप में पाया। भारतीय आधुनिक कला में स्वदेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय परंपरागत कला शैलियों का मिश्रण भी पाया जाता है। आगे 11वां प्रश्न है पारंपरिक कला ने कब अपना अर्थ खो दिया। जो पारंपरिक कला उसने अपना अर्थ कब खो दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास कारण यानी जो औद्योगिक क्रांति उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के विकास है उसके कारण चर्चों और महलों को अलंकृत करने वाली पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया। जब एडवर्ड माने, पॉल सूजा, क्लॉड मोने और अन्य आरंभिक आधुनिक फ्रांसीसी कलाकारों ने अपना प्रमुख कला संस्थानों के बाहर काम करना प्रारंभ कर दिया। यानी टेक्नोलॉजी के विकास के बाद पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया। आगे जो खंड है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का ही रहने वाला है। इसमें आपके 12 प्रश्न है के वेंकटप्पा तथा जेमिनी रॉय के भारतीय कला में योगदान को समझे। यानी के वेंकटप्पा और जेमिनी रॉय का भारतीय कला में क्या योगदान था। इसमें पहला के वेंकटप्पा का योगदान। कला भवन ने अनेक युवा कलाकारों की कला की राष्ट्रवादी दृष्टि को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। ये उन कलाकारों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र बना जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में कला की शिक्षा दी। दक्षिण भारत में के वेंकटप्पा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कला का विस्तार सिर्फ कुलीन वर्ग तक ही न करके आम जनता तक भी किया था। के वेंकटप्पा ने कला का विस्तार सिर्फ अमीरों को तक ही नहीं आम जनता तक भी किया था। दूसरा है जेमिनी रॉय का योगदान। जेमिनी रॉय आधुनिक भारतीय कलाकार का एक अनूठा उदाहरण है जिन्होंने औपनिवेशिक कला विद्यालय में प्रशिक्षण लेने के बाद इसको अस्वीकार करते हुए गांव की सपाट और रंगीन चित्र शैली को अपनाया। उनका मानना था कि उनकी चित्र शैली सरल और आसान और औरतों और बच्चों को विशेषकर ग्रामीण जीवन पर आधारित हो ताकि अधिक से अधिक जन सामान्य तक पहुंचे। जो जेमिनी रॉय की चित्रकला शैली थी वो ग्रामीण जीवन, औरतों और बच्चों पर आधारित थी ताकि जन सामान्य जो सामान्य लोग हैं उन तक भी पहुंच सके। इसके तो हमें अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय स्वदेशी कला को क्या योगदान प्राप्त हुआ। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय स्वदेशी कला को क्या योगदान दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय स्वदेशी कला को योगदान।
अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थी जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त करवाकर एक नवीन मार्ग प्रदान किया। उन्होंने देश की कला चेतना को पुनः जागृत कर एक नवीन युग का सूत्रपात किया। दूसरा है पूर्णतः भारतीय स्वदेशी शैली में चित्रकारी। कलकत्ता का राष्ट्रीय कला आंदोलन स्वदेशी से जुड़ा हुआ था। इसका नेतृत्व अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। इन्होंने औपनिवेशिक कला विद्यालयों की आलोचना इस आधार पर की कि इसमें यूरोपीय कला रुचियों को भारतीयों पर थोपा जा रहा है। सन 1898 में अवनींद्रनाथ टैगोर को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता का उपाचार्य नियुक्त किया गया। यहाँ ईबी हेवेल के निर्देशन में उन्होंने मुगल व राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन किया और अनेक चित्र भी बनाए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय पौराणिक और संस्कृत साहित्य को भी अपने चित्रों का विषय बनाया। उन्होंने अपने चित्रों में अजंता भित्ति चित्रों के हस्त और अंग मुद्राओं, प्रभावशाली रेखांकन, मुगल पहाड़ी शैलियों की सौम्य रंग योजना और स्थापत्य कला का कुशल प्रयोग भी किया। इन्होंने भारतीय कला में परंपरागत तकनीक और विषयों को शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया था। इस प्रकार वे कला में स्वदेशी के प्रमुख समर्थक थे जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर स्वदेशी कला के प्रमुख समर्थक थे और उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। आगे 13 प्रश्न है, संस्थापन कला रूप पर एक टिप्पणी लिखी। यानी संस्थापन कला रूप क्या है? संस्थापन कला 1990 के दशक में जिस कला रूप को तेजी से बढ़ते देखा गया वह संस्थापन कला यानी इंस्टॉलेशन थी। इसने गठबंधन करने का एक तरीका प्रदान किया जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो, यहाँ तक कि टेलीविजन भी एक स्थान पर गठबंधित किया गया। ये माध्यम एक पूरे हॉल में फैल सकता है और हर तरफ से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। एक दीवार पर आप पेंटिंग देख सकते हैं जबकि दूसरी दीवार पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसके साथ दीवार से मूर्ति लटकी हुई है और शीशे के शोकेस में तस्वीरें भी प्रदर्शित की हुई। इसने हमारी सभी इंद्रियों को प्रभावित किया। तथापि ये माध्यम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर था। ये जो माध्यम है वो टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भर था। यही कारण है कि अधिकांश प्रारंभिक संस्था यानी इंस्टॉलेशन कलाकार बड़े शहरों से आए, जैसे नलिनी मलानी मुंबई से और विवान है वो विवान सुंदरम दिल्ली से आई। इसकी विषय वस्तु गंभीर और विचारों को उत्तेजित करने वाली थी। जो 1990 के दशक में कला का एक रूप है बहुत तेजी से फैला, उसे संस्थापन कहा गया। इसमें चित्र, मूर्ति, फोटोग्राफी और वीडियो सभी को एक साथ एक ही हॉल में दिखाया जाता था। इसके अलावा वीडियो तथा डिजिटल संचार माध्यम जैसी नई तकनीक समकालीन कलाकारों को नए विषयों के साथ प्रयोग करने के लिए कैसे प्रोत्साहन करती। जो वीडियो और डिजिटल संचार माध्यम तकनीक है वो नए कलाकारों को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। समकालीन कला लगातार कलाकारों के साथ बदल रही है। नई प्रौद्योगिकी जैसे वीडियो और डिजिटल संचार माध्यम समकालीन कलाकारों को नए विषयों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए फोटोग्राफी ने फोटो रियलिज्म यानी फोटो यथार्थवाद नामक एक नई तकनीक विकसित की जिसका उपयोग अतुल डोडिया ने बापू एट रेने ब्लैक गैलरी न्यूयॉर्क नामक चित्रण में किया। बहुत से युवा कलाकारों ने फोटोग्राफी या टेलीविजन की स्क्रीन की तरह चित्र बनाने के लिए तेल या एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया। टीवी संतोष तथा शिबू नटसन ने एक और सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए फोटो यथार्थवाद का प्रयोग किया और साथ ही हमें भारत की तकनीकी प्रगति कारण यहाँ के शहरों में होने वाले परिवर्तन की एक झलक भी प्रदान की। इस प्रकार जो समकालीन कला है वो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हुआ है। आगे खंड दे, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न या निम्नात्मक प्रश्न होंगे। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देने यानी 20 से 25 वर्ड और ये आपके 2 नंबर का रहने वाले ये अथवा में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला है जोधपुर चित्रकला शैली की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जो जोधपुर चित्रकला शैली उसकी आपको व्याख्या करनी। इसमें जोधपुर चित्रकला शैली में पहला भाग है 16वीं शताब्दी में जोधपुर चित्रकला शैली का उद्भव। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन रूप देने का श्रेय मारवाड़ के शासक मालदेव को जाता है। इस समय के चित्र चोखे का महल तथा उत्तराध्यायन सूत्र में प्राप्त होते हैं। मालदेव के पश्चात राजा सूर सिंह के समय ढोला मारू, रसिक प्रिय और भागवत पुराण आदि ग्रंथों का चित्रांकन भी हुआ। 17वीं शताब्दी में जोधपुर शैली का विकास। 17वीं शताब्दी में महाराजा गज सिंह के शासनकाल में बने प्रारंभिक चित्र संग्रह में एक वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला संग्रह भी है। महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में दरबारी जीवन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी चित्रों एवं छवि चित्रण की परंपरा शुरू हुई। जसवंत सिंह ने कर्षण से संबंधित विषयों को भागवत पुराण के साथ विशिष्ट रूप से संरक्षित किया। तीसरा 18वीं सदी में जोधपुर चित्र शैली का विकास। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में चित्रों के विषय श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि रसिक प्रिय, गीत गोविंद आदि के इस समय का दुर्गादास का घुड़सवारी का चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ था। जो 18वीं शताब्दी उसमें दुर्गादास का जो घुड़सवारी का चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। महाराजा अभय सिंह के शासन के समय में राधाकृष्ण और ढोलामारू विषयक चित्र उल्लेखनीय है। विजय सिंह के समय में भक्ति और श्रृंगार रस के चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा भीम सिंह के शासनकाल में छवि चित्र, दरबार और जुलूस से संबंधित चित्र अधिक बने, जिस प्रकार दशहरा दरबार
चित्र। 19वीं शताब्दी में जोधपुर चित्र शैली का विकास। महाराजा मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई, इनसे संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ। नाथ गुरुओं के साथ मानसिंह के चित्र मिलते हैं। इस समय रामायण, ढोलामारू, शिव पुराण, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला जैसे अन्य महत्वपूर्ण चित्र संग्रह बने। इसके साथ ही राजा मानसिंह के अंतपुर के अनेक चित्र भी 19वीं शताब्दी में बने। और जोधपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार वीरजी, नारायणदास भाटी, अमरदास, दाना भाटी, छजू भाटी, किशनदास, शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल, काला रामू, ये जोधपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा हम आपके पूछा गया राजस्थानी शैली के निम्नलिखित चित्रों पर प्रकाश डालिए। जो राजस्थानी शैली के दो चित्र है, पहला है मरु रागिनी जो मेवाड़ से संबंधित, दूसरा भागवत पुराण जो मालवा शैली में चित्रित किए गए। इन दोनों का आपको वर्णन करना है। इसमें पहला है मरु रागिनी मेवाड़। मरु रागिनी चित्र मेवाड़ के रागमाला चित्रों के संग्रह से लिया गया एक चित्र है। साहिबदीन नामक चित्रकार ने लिखे हुए काव्य ढोलामारू के समतुल्य ये चित्र बनाई। ये ढोलामारू के समान है, ये साहिबदीन ने बनाया था। इस चित्र में मारू को राग सहचरी के रूप में दर्शाया गया और राजकुमार ढोला को राग श्री के रूप में दर्शाया गया। चित्र में पीली रेत की पृष्ठभूमि में ऊंट को गतिमान मुद्रा में दिखाए गए। ऊंट पर ढोलामारू एक दूसरे को देखते हुए बैठे दिखाए गए। ऊंट की लगाम ढोला के हाथ में, जिस प्रकार उन्हें ऊंट पर बैठकर भागते हुए दर्शाए गए। ढोला को अंगरखा, पायजामा और कलंगी लगी पगड़ी पहने हुए दिखाए गए। ढोला तलवार, ढाल, कटार लिए हुए। मारू है वो लाल रंग की चोली, बैंगनी रंग का लहंगा और सुनहरी किनारे वाली पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए। चित्र के नीचे के भाग में हथियार लिए सैनिक और एक कुत्ते को मटमैली और खुरदरी भूमि पर भागते हुए भी दर्शाया गया है। क्षितिज रेखा काफी ऊंचाई पर है। आकाश को गहरे नीले रंग का दिखाया गया। अग्र भूमि में कुछ रंग हरा दिखाया गया। चित्र में ऊपर की ओर हाशिए के नीचे लिपि भी लिखी हुई है। इसके बाद दूसरा चित्र है भागवत पुराण जो मालवा शैली में चित्रित हुआ है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा शक्तासुर दानव को मारने का दृश्य दिखाया गया है। भागवत पुराण का यह चित्र, ये पोर्टफोलियो मालवा शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें प्रत्येक स्थान को बड़ी सावधानी से विभाजित किए गए और प्रत्येक भाग में एक घटना के अलग अलग दृश्य अंकित किए गए हैं। इसमें कृष्ण के जन्म के बाद नंद और यशोदा घर में मनाए जा रहे उत्सव और आयोजन का दृश्य भी अंकित है। स्त्री एवं पुरुष नाच गा रहे हैं नीचे बाएं और ऊपर मध्य भाग में। अति प्रसन्न माता पिता यशोदा और नंद ब्राह्मणों और शुभ चिंतकों को गाय और बछड़े दान देते हुए दर्शाए गए। मध्य बाएं और एकदम दाएं अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन बहुत सारी मात्रा में पकाया जा रहा है। मध्य भाग में स्त्री बाल कृष्ण की नजर उतार रही है, जो ऊपरी बाएं भाग में दिखाई गए। कथा के समापन श्री कृष्ण द्वारा दानव शक्तासुर को अपनी कोमल हाथ मारकर मुक्ति दिलाने से होता है। इसके बाद 15 प्रश्न है बसोहली शैली के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। जो बसोहली शैली उसका किस प्रकार उद्भव और विकास हुआ। बसोहली चंबा, लखनपुर, जसरोटा व नूरपुर रियासतों से घिरी हुई रावी की घाटी में स्थित है, जो अब एक छोटा सा नगर है। बसोहली के राजाओं द्वारा बसोहली शैली को संरक्षण प्रदान करना। बसोहली का प्रथम राजा है वो कृष्णपाल था। कृष्णपाल के पुत्र भूपतपाल ने आधुनिक नगर बसोहली की स्थापना की थी। करपाल पाल और बसोहली शैली। करपाल पाल को बसोहली शैली का संरक्षक और प्रवर्तक माना जाता है। उसने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे बसोहली एक विशेष प्रभावशाली शैली के रूप में विकसित हुई। इस समय सबसे लोकप्रिय विषय वस्तु भानुदत्ता कृत रस मंजरी थी, जिस पर 1894-95 में देवीदास चित्रकार ने एक शानदार चित्र श्रृंखला तैयार की। भागवत पुराण और रागमाला चित्रकला के अन्य प्रसिद्ध विषय रहे। कलाकारों ने विभिन्न छवि चित्र बनाए। इस काल में रामायण पर आधारित सांगरी चित्र की श्रृंखला भी बनी। मेदिनीपाल और बसोहली शैली का विकास। मेदिनीपाल में बसोहली शैली का विकास किस प्रकार हुआ। मेदिनीपाल ने रंग महल व शीश महल बनवाए। सन 1730 का बना चित्र गिरी गोवर्धन बसोहली शैली के उत्कृष्ट चित्रों में से। चौथा प्रश्न है जीतपाल और बसोहली शैली का विकास। जीतपाल के काल में बने चित्रों में रागमाला की प्रति उल्लेखनीय, जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में संग्रहित है। सन 1730 की तिथि युक्त गीत गोविंद की प्रतियां दो जगह लाहौर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। भागवत पुराण का 1750 का चित्र कृष्ण मक्खन सुराते हुए दृष्टव्य है, जो अहमदाबाद गुजरात के NC मेहता संग्रह में संग्रहित है। पांचवा बसोहली शैली के चित्रों की विशेषताएं। चित्रों में प्राथमिक चटकीले रंग तथा उष्ण पीली रंगत लिए हुए पृष्ठभूमि, उच्च क्षितिज रेखा, प्रकृति का शैलीगत दर्शांकन है। रेखाएं मोटी है और आभूषणों में मोती दर्शाने हेतु उभरे हुए सफेद रंग है। आभूषणों को चित्रित करने और पन्ना के प्रभाव को उभारने के लिए छोटे चमकीले हरे कीट के पंखों का उपयोग किया गया है। छठा बसोहली चित्र शैली का प्रसार। बसोहली शैली अपनी स्थानीय विविधताओं के साथ मनकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर तथा कांगड़ी के पहाड़ी राज्यों में फैल गई थी। इस प्रकार बसोहली शैली का उद्भव और विकास हुआ। इसके अलावा में बसोहली शैली की
विशेषताओं का विवेचन कीजिए। जो बसोल शैली उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। बसोल शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। इसमें पहला है विषय। बसोल शैली के चित्रों के विषय धार्मिक थे, जिसमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। इस शैली में रस मंजरी, भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिय ग्रंथ प्रमुख विषय रहे। इसके अतिरिक्त 12 मासा का चित्रण और राजाओं, दरबारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के छवि चित्र भी बने। इस शैली में रागमाला पर अनगिनत चित्र भी बने। जो बसोल शैली है उसमें रागमाला, भागवत पुराण और गीत गोविंद पर प्रमुख चित्र बने। बसोल शैली की दूसरी विशेषता स्त्री एवं पुरुष आकृतियां। चित्र में नारी चित्रण सुकोमल और ओजपूर्ण, ललाट पीछे की ओर धंसा है, नेत्र कमल आकृति का, रस भाव से पूरित लंबी नाक और हस्त मुद्राएं विभिन्न हाव भाव अभिव्यक्त करती हुई दिखाई गई है। बसोल शैली की तीसरी विशेषता है वस्त्र और आभूषण। प्राय स्त्रियों को सुथन, चोली और ऊपर से पेशवा ढीला लंबा घेरदार चोंगा पहने चित्रित किया गया। कहीं कहीं स्त्रियां पारदर्शी दुपट्टा, चोली या छीरदार घाघरा पहने चित्रित है। पुरुषों को घेरदार जामा जो मुगलिया ढंग का और पीछे की ओर झुकी पगड़ी पहने चित्रित किए गए। बसोल शैली के चित्रों में पुरुष, स्त्री, यहाँ तक कि राक्षसों को भी आभूषण पहने चित्रित किए गए। रतन जड़ित मुकुट, हार, कुंडल, कड़े, भुजबंद आदि आभूषण प्रमुख है। बसोल शैली की चौथी विशेषता है भवन। भवनों को चित्रित करने में कलाकारों ने विशेष दक्षता दिखाई। 5 है पशु पक्षी, बादल, वर्षा और प्रकृति चित्रण। इस शैली के चित्रों में पशु पक्षी, बादल, वर्षा, प्रकृति को विशिष्टता के साथ चित्रित किए गए। 6 है हास्य। चित्रों के हास्य प्राय गहरे लाल रंग में या कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग में भी अंकित किए गए। बसोल शैली की 7 विशेषता है रंग। चित्रों में लाल और पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। रंगों को प्रतीकात्मक रूप में भी भरे गए, जिससे चित्रों में विभिन्न भाव उत्पन्न हुए। 8 है नारी चित्रण। बसोल शैली के चित्रों में रूप और लावण्य श्रृंगार एक यौवन से सजी नारी मानव प्रेम के प्रतीक के रूप में चित्रित है। इस प्रकार आपके ये चित्रकला का मॉडल पेपर दूसरा और तीसरा पूरा है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। आपको इस चैनल पर सभी विषयों के 5-5 मॉडल पेपर हल करवा दिए और चित्रकला के आपको जल्दी हल करवा दिए जाएंगे। फिर आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू और सभी प्रश्न है वो कलर करवाए जाएंगे। आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार किस पार्ट से कितने नंबर के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और इन मॉडल पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मस्त रहे, पढ़ाई करते रहिए।